हेलो बच्चों, ये चैप्टर है मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट। मतलब जब किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसका सबसे पहले पता लगाया था ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये है बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट में एक वायर है, इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, की लगा रखा है, सेल लगा दिया और सर्किट में रियोस्टेट लगा रखा है और ये वायर है, इसमें आपने करंट फ्लो करवा रखा है, ठीक है। और इस वायर के पास में एक कंपास रखा हुआ है। देखो कंपास क्या होता है ये आपको बताता हूँ। ये इस तरह की चीज़, ये कंपास, ये मेरे हाथ में मैग्नेट है। मैग्नेट कैसे भी शेप का हो सकता है, ये तो ऐसे ही फालतू का मैग्नेट है। अच्छी वाली शेप होती तो बार मैग्नेट होता है। देखो, तो ये जो कंपास है ये नॉन फेरस मेटल की बनी हुई एक छोटी सी डिबिया है, उसके ऊपर और नीचे ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर एक मैग्नेट की है और उसका शेप, उसके अंदर मैग्नेट है और उसका शेप जो है ना वो कैसा भी दे सकते हैं। एक एरो जैसा एक शेप उसका दे रखा है आपको, ठीक है। जब इसके पास में मैग्नेट लेके आते हैं, यानी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये कंपास है। कंपास क्या काम आता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। मैग्नेट को मैं दूर रख देता हूँ। अब मैं कंपास जो है, उसका जो नीडल है, कंपास का नीडल है, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा मेरे को। ये कंपास का नीडल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। आप इसको ऐसा करके देख सकते हो। देखो, ये कंपास का जो नीडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, जब ये कंपास हॉरिजॉन्टल है तो कंपास का नीडल जो है हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है। उस वजह से आप कंपास को डायरेक्शन पता लगाने के काम कर सकते हो, ठीक है ना। कंपास के, आप कहीं जंगल में खो गए हों तो आपके पास कंपास है तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता पड़ जाएगा। और आप फिर, और आपके पास मैप भी है उस एरिया का, आपको जंगल का मैप है, वो कंपास है, तो आप सही डायरेक्शन में सही जगह पहुंच सकते हो। खैर, कंपास क्या होता है ये आपको बताया मैंने। दिस इज कंपास, ये कंपास का सिंबल है, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर के बगल में जब मैं कंपास को रखता हूँ, कंपास का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। जैसे ही की को ऑन ऑफ करेंगे, जैसे की को ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होते ही कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगा। कंपास की जो नीडल है वो हिलेगी। कंपास की नीडल हिल रही है, ये इस बात का सबूत है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया वायर के अराउंड, ठीक है। जैसे आप की को ऑफ करोगे, कंपास की नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। की को ऑन करोगे, कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो ऐसे घूम जाती है, ठीक है। रियोस्टेट की हेल्प से आप करंट को राइज करो, करंट को डिक्रीज करो, इंक्रीज करो। करंट बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी बढ़ेगा। करंट डिक्रीज करो, करंट का डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, कैसे? बैटरी को उल्टी कर दो तो जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स आएगा पहले के कंपैरिजन में। यानी कि डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पर भी। एक और बात जो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा दिक्कत देगा समझने में, कि ये जो वायर है, वायर के यदि आप कंपास को ऊपर रखते हो, सपोज ये मेरा मार्कर कौन है? वायर है। वायर, कंपास को वायर के ऊपर रखते हो तो डिफ्लेक्शन एक साइड में आता है। कंपास को वायर के नीचे रखते हो तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड में आता है। ये सारे के सारे चीज़ें हैं, ये ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में नोटिस करी और इनका कंक्लूज़न इनका कंक्लूज़न क्या निकला कि करंट फ्लो जो है वो करंट फ्लो होता है वायर में
तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इन ऑरस्टेड के जो कंक्लूजन्स हैं उनको यूज़ करके, और दो साइंटिस्ट थे बायो एंड सावर्ट, उन दोनों ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया जो ज़्यादा फेमस है, और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा और वो उसमें आएगा बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। अभी अपन लोग चलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक पे, ठीक है। एक और चीज़ बच्चों, जब भी आप अपने पास जब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक का, उस टॉपिक के नोट्स आपके सामने होने चाहिए। और आपको मालूम है कि नोट्स कहाँ अवेलेबल है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे रखा है मेरे गूगल ड्राइव का, उस पर आप टैप करो, आपको सारे नोट्स और प्रैक्टिकल और बुक्स और वर्कशीट्स, बहुत सारा पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप खाली हाथ होकर के और वीडियो अटेंड करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बच्चों डायरेक्शन के लिए 2, 3, 4 रूल्स हैं। अपन लोग केवल कोशिश करो कि एक ही पढ़ो, क्योंकि ये उसी को याद रखना है आपको, ठीक है ना। वो आपको न्यूमेरिकल वगैरह में, डेरिवेशन वगैरह में काम आएगा, ठीक है। तो अपने को जब काम में लेना है तो अपने को और जो इजी वाला है, जो यूज़ करने में इजी, उसको पढ़ेंगे। और है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपने को राइट हैंड थंब रूल यह आपके पास हमेशा साथ रहता है, इसलिए ऐसे कोई समस्या नहीं है कि अपन लोग कोई टूल यूज़ नहीं होता है इसमें। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है बच्चों, सपोज़ ये वायर है, ठीक है, सपोज़ ये वायर है और इसमें करंट का डायरेक्शन सपोज़ ये है, ठीक है, अपवर्ड इसमें करंट का डायरेक्शन सपोज़, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है कि आप पहले तो राइट हैंड को ऐसे बना लो, पहली बात तो ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड को आप ऐसे शेप दे लो, इसके अंदर थंब जो है वो इरेक्ट होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और फिंगर जो है वो कर्ल होनी चाहिए, ऐसे मुड़ी हुई होनी चाहिए फिंगर्स, ठीक है। तो थंब को आप रखते हो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। थंब किधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो मेरे फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स रोटेट होती हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। ये डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, तो कर्ल फिंगर्स हैं, जो मुड़ती हुई फिंगर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। ये था राइट हैंड थंब रूल है। डायग्राम बनाने में टाइम खर्च नहीं करूँगा, डायग्राम नोट्स में बना हुआ है, ठीक है, ये बात। इसको आप और कई तरीके से देख सकते हो, जैसे ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर फिंगर टिप्स कहाँ जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, कैमरा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स की तरफ आ रहे हैं। ये तुम्हारी तरफ कोई डायरेक्शन आ रही है, इसको कैसे शो करेंगे, डॉट से। देखो जरा, ये किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन फिंगर टिप्स की डायरेक्शन जो आपकी तरफ आ रही हैं, ये डॉट से शो करिए, ठीक है। इस डायरेक्शन क्या बोलोगे आप, इट इज डायरेक्शन कमिंग कमिंग आउटसाइड परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन ऑफ योर पेपर और द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये कौन है, करंट की डायरेक्शन, और फिंगर टिप्स की डायरेक्शन किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनसाइड, आपके फिंगर टिप्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, और अंदर की तरफ का सिंबल क्या है, क्रॉस, ठीक है। डॉट का मतलब आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड क्रॉस का मतलब इनसाइड परपेंडिकुलर एंड इनसाइड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना। अंदर की तरफ जाते हुए डायरेक्शन क्रॉस, बाहर की तरफ आते हुए डायरेक्शन
डॉट से शो करते हैं, ठीक है, ओके। और यदि वायर खुद सर्कुलर हो तो आप ये मत सोचना कि अरे ये तो वायर स्ट्रेट वायर के लिए तो बता दिया, मैंने कहा थंब को आप जो है सीधा रखना, तो फिर क्या वायर यदि सर्कुलर है या टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कर लो, यानी कि इतना छोटा सा इस सर्कुलर कोयल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा टुकड़ा तो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर सारा काम कर लो, ठीक है। देखो मैं इस वाले टुकड़े की बात कर रहा हूं, वायर का इतना सा टुकड़ा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में, और मेरे फिंगर किधर आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और अभी मेरे फिंगर किधर जा रहे हैं, इनसाइड जा रहे हैं, लेकिन मैंने फिंगर टिप्स कहाँ रखा हुआ है, इस कॉइल के, ये कॉइल है, इस कॉइल के बाहर रख दिया मैंने तो फिंगर टिप्स को, तो यहाँ पे बेशक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, इनसाइड है, यहाँ पर इनसाइड है, यहाँ पर इनसाइड है, और ये देखो इनसाइड, इनसाइड, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, और फिंगर टिप्स अंदर जा रही है, तो इस कॉइल के आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस कॉइल के अंदर वाले स्पेस में, अंदर वाले एरिया में, अंदर वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटसाइड, ये करंट की डायरेक्शन, फिंगर टिप्स आर कमिंग आउटसाइड, ये करंट की डायरेक्शन एंड फिंगर टिप्स आर कमिंग आउटसाइड। फिंगर टिप्स कहाँ पे है, कॉइल के अंदर वाले स्पेस में। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप फिंगर टिप्स को कहाँ रखोगे, राइट हैंड थंब रूल में फिंगर टिप्स को आप कहाँ रखोगे, जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है उस जगह पे आप फिंगर टिप्स को रखोगे। ऐसे नहीं कि फिंगर टिप्स कहाँ जा रही हैं, अपने को मोस्टली ऐसा गलती हो जाती है, ठीक है ना। ये वायर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है पॉइंट ए पर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड को लिया और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, थंब तो हो गया करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट ए पर फील्ड पता करना है, फील्ड की डायरेक्शन, तो फिंगर टिप्स को पॉइंट ए की तरफ रखो, बी पर पता करना है, फिंगर टिप्स को बी के ऊपर रखो, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी मेरी फिंगर टिप्स कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है, तो फिंगर टिप्स पॉइंट बी पर है, बी पर फिंगर टिप्स किधर जा रही है, इनसाइड जा रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनसाइड होगा। अभी फिंगर टिप्स कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। और यदि मैं 3D में बात करूं, ये तो मैंने पेपर पे बात कर ली, लेकिन आपको 3D में भी इसकी इमेज होना चाहिए। देखो फिंगर थंब की डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, फिंगर टिप्स कैसे जा रही है, राउंड करते हुए, यूं ऐसे करके राउंड करते जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर ऐसे चेंज होते 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 ऐसे करके जाती है, और फिर इधर से यूं करते करते इसके चक्कर काटती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो इस वायर के चारों तरफ चक्कर काटती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो अपने काफ़ी पहले एक बार पढ़ा था कि वो क्लोज लूप होते हैं, यानी कि जहाँ से चली वहीं पर एंड होती है, यूँ एक क्लोज कर्व होता है, ठीक है ना, जो वायर को एनक्लोज कर रहा होता है, वायर के चारों तरफ चक्कर काटते हुए एक क्लोज लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, यहाँ पर इसके साथ में एक डायग्राम और बना लेते हैं कॉइल का।
इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और बना लो तो करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिधर क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, उसकी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है। इसमें करंट की डायरेक्शन यूं है तो फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? इनसाइड। ये आउटसाइड की मोस्टली बात करते नहीं है, इसलिए आउटसाइड को तो हटा दो। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात मोस्टली करते नहीं है, जनरली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात किया करते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है कि यदि किसी कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होगी, परपेंडिकुलर इनसाइड। एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड होगी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक ही कॉइल के दोनों फेस हैं, आमने सामने, आगे पीछे से, तो आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं। सुनो ध्यान से, देखो सपोज ये एक कॉइल है, ठीक है, ये क्या है? ये कॉइल है। ये कॉइल है और इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये वाली। ठीक है, तो एक कॉइल है जिसमें एक तरफ से देखने पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो पीछे से देखने पर पक्का एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। आपको ये पेपर यहाँ पे मेरे पास ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में लाइट होती तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप तो अपने आप से बना लो, ऐसा एक पेपर बनाओ जिसमें एक तरफ आपको मार्किंग करनी है, दूसरी तरफ मार्किंग नहीं करनी है, दूसरी तरफ तो अपने आप लाइट में दिखेगा वो। तो इधर से देखने पर ये आपको कॉइल में करंट दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो वाला जो फेस है कॉइल का, वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है। तो आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल तो मैग्नेट में होते हैं। जो भी चीज़ मैग्नेटिज्म पैदा करती है बच्चों, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। दोनों हर चीज़ में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं। मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ होते हैं। कॉइल के नॉर्थ साउथ कैसे हिसाब से होते हैं ये डायग्राम में शो कर रखा है। ठीक है, ये किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने अभी बता दिया, बाद में भी कभी मौका पड़ेगा तो बताता रहूँगा। दोबारा से सुनो, कॉइल को जिस तरफ से देखने पर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, वो वाला फेस साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है। और याद रखने के लिए अपन ने क्या किया, ये जो एस वाला जो लेटर है उस पर एरो लगा दिए, और एरो आपको अपने आप बता रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल। तो एक चांस की बात है कि जो एस लेटर है, एस फॉर साउथ, एस वाले लेटर है, उस लेटर की शेप जो है वो आपको क्लॉकवाइज शो कर रही है। तो क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल। और इस ही कॉइल को आपने पीछे से देखा, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है? एन। आपको एन दिखाई दे रहा होगा, अब ठीक से दिखाई दे रहा है। इसके बैकग्राउंड में लाइट होती, ठीक है ना, मेरा लाइट तो सामने से है, इसके बैकग्राउंड में लाइट होती तो ये ठीक से दिखाई देता। तो यहाँ से आपको करंट की डायरेक्शन, कॉइल एक ही है, कॉइल के दूसरी तरफ से आप देखते हो तो करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी तरफ वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है। मतलब जो एन जो लेटर है, लेटर एन, उसकी शेप ऐसी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है। साउथ पोल के एस वाला जो लेटर है उसकी शेप ऐसी है जो साउथ पोल। याद रखने के तरीके हैं, ठीक है बच्चों।
एक ही कॉइल एक तरफ से क्लॉकवाइज एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ से साउथ पोल एक तरफ से नॉर्थ पोल होती है एक ही कॉइल, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे मैग्नेट का एक तरफ वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है मेरे पास में, ये मैग्नेट का एक तरफ नॉर्थ पोल है दूसरी तरफ साउथ पोल है, ठीक है। ऐसे कॉइल में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी है बच्चों। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए एक रूल है स्नो रूल। स्नो में S फॉर साउथ, O फॉर N फॉर नॉर्थ, O का मतलब है ओवर, ओवर मतलब ऊपर, एंड W फॉर वेस्ट, ठीक है। अब इन वर्ड्स को मिला करके और एक सेंटेंस बना लेते हैं। सुनो ध्यान से कि सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये करंट कैरिंग वायर है। करंट की डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये SNOW साउथ नॉर्थ ओवर एंड वेस्ट, इन चारों वर्ड को मिला करके एक सेंटेंस बना लेंगे और वो सेंटेंस ही रूल है। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द कंपास एंड द वायर इज केप्ट ओवर द कंपास, मतलब कंपास कहाँ पर है? वायर के नीचे है। ऐसे वायर, ये वायर है, कंपास नीचे है, वायर ऊपर है, ठीक है ना। और वायर में करंट फ्लो हो रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस कंपास के जो नीडल है जो डायरेक्शन शो करती है वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये करके रूल है, ठीक है। फंडामेंटली रूल्स कितने भी हों भले ही, लेकिन उनसे कंक्लूजन एक ही निकल रहा है। ये वाला जो रूल है SNOW स्नो रूल थोड़ा जचता नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज़फुल नहीं है। राइट हैंड थंब रूल जो है वो बेस्ट है। दोबारा बोल दूं मैं इस रूल को, ये 4 वर्ड हैं, उनको यूज़ करके मैं एक सेंटेंस बना लेता हूँ। इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ एंड द वायर इज़ केप्ट ओवर द कंपास, इफ द वायर इज़ केप्ट ओवर द कंपास then the compass needle will deflect towards west, ठीक है। ये बात यानी कि कंपास नीडल है, ये मैं कंपास नीडल को बता रहा हूँ, ये वेस्ट है, इधर कंपास नीडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कंपास नीडल नॉर्मली किधर रहती है? बिना मैग्नेटिक फील्ड के अपने आप से हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है कंपास नीडल, और वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? ऑलरेडी कंपास नीडल नॉर्थ की तरफ थी, किसकी वजह से? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अभी अपने कमरे में चारों तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है हमेशा 24 आवर, ठीक है, हर जगह पर मौजूद है। और जब आप करंट ऑन करोगे तो इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से कंपास की नीडल जो है वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात है, ये है स्नो रूल। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना इस चैप्टर का सबसे काम का टॉपिक है बायो सावर्ट्स लॉ। आप बायो सावर्ट्स लॉ को उतनी रेस्पेक्ट दो जितनी आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में दी है न्यूटन्स लॉ को। सारे डेरिवेशन उसी से पैदा होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी कि 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रूल कौन सा था? कूलॉम्स लॉ। इसके इक्वलेंट वो दोनों रूल्स हैं, ठीक है। सारे आगे आने वाले डेरिवेशन यहाँ से पैदा होंगे, यहाँ से जनरेट होंगे, इसलिए ये काफ़ी फंडामेंटल रूल है। क्या है ये? एक वायर है, कैसी भी शेप का है, अपने को पूरे वायर से मतलब भी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, उस वायर का एक सेगमेंट है, इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसकी लेंथ dl है। थोड़ी देर में पता पड़ेगा ये dl
लेंथ तो है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अभी मैं एरो लगा देता हूँ। एक पॉइंट है, क्या करना है पॉइंट पर, उस पर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं अपन लोग बायो सावर्थ लॉ से, ठीक है। आपने क्या किया, पॉइंट P को ज्वाइन किया, कितना डिस्टेंस पर है, DL सेगमेंट से पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस पर है और r भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब डिस्टेंस को आप वेक्टर बोलते हो तो उसको पूरा नाम क्या होता है उसका, यूनिट वेक्टर। r इज यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द फ्रैक्शन dl, करंट कैरिंग फ्रैक्शन dl, ठीक है, ओके। और r इज डायरेक्टेड, द वेक्टर r इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट P, ठीक है। ये थीटा एंगल है dl और r के बीच में। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। आप इसको टुकड़ों में कह सकते हो क्या, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फ्रैक्शन, ए स्मॉल फ्रैक्शन dl, करंट कैरिंग फ्रैक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्रैक्शन is directly proportional to the current, it is directly proportional to the length of the fraction, it is directly proportional to the sin theta, where theta is the angle between dl and r, and it is inversely proportional to the square of the distance between point and the fraction। टुकड़ों में बोलो बहुत अच्छी बात है, इकट्ठा करके बोलो, जो भी है आपको डिटेल में लिखना है डिटेल में लिखो, जैसा भी ये सब कुछ नोट्स में लिखा है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एक बात आप नोटिस करो कि चाहे ग्रेविटेशन का चैप्टर है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और अभी ये मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, डिनोमिनेटर में r² तो हर एक में आ रहा था। और मालूम है कि इस तरह के जो लॉज हैं उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉज, जिनके अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है। वो F = G m1 m2 अपॉन r², ग्रेविटेशन में भी आ रहा था, कूलॉम्स लॉ में भी आ रहा था, F = K Q1 Q2 अपॉन r², उसमें भी आ रहा था, यहाँ भी 1 अपॉन r² आ रहा है ना, इसलिए उनको बोलते हैं इस कैटेगरी को इनवर्स स्क्वायर लॉज, ठीक है, ओके। एक और चीज़ नोटिस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में इसको आप सिलेबस का पार्ट मत मानना, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में आना चाहिए कि अरे इसकी जगह वो है, अरे इसकी जगह वो है, ये सिमिलरिटी है, ये डिफरेंस है, आपके माइंड में आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन करता है, चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, करंट कैरिंग वायर ऑफ स्मॉल लेंथ dl, ठीक है, वायर का सेगमेंट। ये Q कौन है, पॉइंट चार्ज है। इन दोनों में क्या एक सी बात है, इनमें यहाँ पे ये कौन है, Q सोर्स है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, यानी कि यहाँ पे चार्ज की जगह सोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला ये पूरा का पूरा सोर्स का रोल प्ले कर रहा है। उसके अंदर उस सोर्स के होने में, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के फॉर्म में करंट भी इन्वॉल्व है, वायर का लेंथ भी इन्वॉल्व है और उसका डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, यानी कि थीटा, ठीक है। r² सेम। अब एप्सिलॉन कौन है, उसकी जगह यहाँ पर म्यू है। एप्सिलॉन मीडियम का परमिटिविटी होती है, यहाँ पे भी मीडियम का ही है। म्यू कौन है, इस लेटर का नाम क्या है, म्यू। ये म्यू भी मीडियम का ही है, एप्सिलॉन में मीडियम का ही है, इसका नाम परमिटिविटी है।
इसका नाम परमेबिलिटी है। इसमें 4 पाई डिनोमिनेटर में आ रहा है, सॉरी इसमें 4 पाई एप्सिलॉन के साथ आ रहा है, उसमें म्यू के, मतलब छोड़ो 4 पाई वाला फैक्टर जो है वो बड़ी लंबी बात है, याद रखो, अपने कभी डिस्कस हुआ नहीं, ये गॉस थ्योरम की वजह से 4 पाई आया करता है, उसको छोड़ो, ठीक है। एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें परमिटिविटी डिनोमिनेटर में आ रही है और उसमें परमेबिलिटी न्यूमरेटर में आ रही है, यानी कि ये शो कर रहा है कि मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, यहाँ पर मीडियम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। बड़ा डिफरेंस है। मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, पैदा नहीं होने देता, डिक्रीज करने की कोशिश करता है मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड को मीडियम जो है ना बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये बड़ा डिफरेंस। ओके, लेकिन वापस आ जाओ, अपन लोग ये सब की बातें नहीं करते, क्लासिकल बातें हैं। मेन बात क्या है? बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है, ये बायो-सावर्ट्स लॉ है, इसको यूज़ करेंगे अपन लोग और नेक्स्ट आने वाले डेरिवेशंस के अंदर इसको काम में लेंगे। लेकिन एक चलते चलते इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म किसका हुआ करता है? वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म देखने से पहले एक बार थोड़ी फंडामेंटल बात कर लो, 11th वाली भूल गए। यहां पर वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। ये आपने 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था, ठीक है। सी कौन है? ए और बी का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया, मतलब वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ लिया अपन ने। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ पे ए की जगह कौन है? डीएल। बी की जगह कौन है? आर कैप। डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? थीटा, तो यहाँ साइन थीटा आ गया। मतलब डीएल साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीबी क्रॉस आर कैप। सॉरी, डीएल साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप, ठीक है। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इतना ही रखेंगे इसको। कुछ बुक्स के अंदर एक और फालतू की बात दी हुई होती है बच्चों, वो ये आर कैप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। आर कैप की डेफिनेशन का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। आप यहां पे इसको लिख दो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दो, और ये आर स्क्वायर मिला के आर क्यूब लिख दो। मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्यों? इसमें ऐसा लगता है जैसे कि डीबी का आर के साथ रिश्ता क्यूब का है, ऐसा लगता है ना। तो ये बेकार की बात है। अपन तो ये रखेंगे क्या? कैप, ठीक है ना, इसके टोपे नहीं हटाएंगे। ओके, एक और ख़ास बात है बच्चों, डायरेक्शन की बात करें तो, और वो इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल बात कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। और वो ये क्या कि ये जो वेक्टर सी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर सी और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट वेक्टर, वो अपने दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। सी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और सी और ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये देखो, ठीक है। ये दोनों ब्लैक वाले जो वेक्टर्स हैं, कौन है, वेक्टर ए एंड बी है, ठीक है। और रेड वाला वेक्टर कौन है, सी है। ये इससे भी परपेंडिकुलर है और ये उस वाले से भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों कौन है, ब्लैक वाले ए एंड बी है, और रेड वाला कौन है, सी है। ये सी जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है, ये तो कुछ भी है, थीटा का वैल्यू, थीटा तो कुछ भी हो सकता है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये थीटा ए और बी के बीच में एंगल है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 0, 90, 180 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है कौन, सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ओके, मतलब क्या, अपन तो अपनी बात करें इधर की, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ए बी सी की जगह कौन है, यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, सी की जगह पर यहां कौन है, डी बी, ठीक है। और डीएल की जगह कौन है, आर कैप की जगह। मतलब सीधी सीधी बात करें कि ये कह रहा हूं मैं कि डी बी परपेंडिकुलर डीएल, डी बी परपेंडिकुलर आर, ठीक है। ये डी बी डीएल के भी परपेंडिकुलर है, ये डी बी आर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाली बात है, काफ़ी काम की बात है, बाद में काम आएगी, ठीक है। ये क्यों है, इस फैक्ट की वजह से। और आपको कि ये क्यों है, ये मत पूछो, ये तो फिजिक्स का फंडामेंटल है, ये तो अपन लोग पढ़ चुके हैं, याद रखो, ठीक है ना। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। वायर में करंट फ्लो हो रही है, वायर स्ट्रेट है, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो ऑब्वियसली है कि करंट तो फ्लो होगी, वरना इस चैप्टर में क्या करेंगे। और आपको मैग्नेटिक फील्ड अब पता कर रहे हो बायो सावर्ट्स लॉ यूज करके, ठीक है। बायो सावर्ट का जो प्रोनाउंसिएशन आप बायोट मत बोलेंगे, ठीक है ना, इसके BIOT बायोट नहीं बोलेंगे, और SAVART को सावर्ट नहीं बोलेंगे, सावार बोलेंगे, सावार, टी साइलेंट है दोनों बंदों का, ठीक है ना। ओके, डायग्राम तुम्हारे सामने बना रहा हूं, हमेशा डायग्राम को बनते हुए देखोगे तभी आपके काम का है, ठीक है। AB is a current carrying wire. Point P where magnetic field is to be determined. और ये मत सोचना कि पॉइंट P जो है ना A और B के मिडल में है, वो स्पेशल केस है, वो तो बाद में आ जाएंगे। पॉइंट P इज एनीवेयर, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ क्या है, साइड में टिका लो उसको, ये बायो सावर्ट लॉ है। बायो सावर्ट लॉ के अंदर पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, केवल सेगमेंट की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ भी वो सीन क्रिएट करेंगे, जो भी बायो सावर्ट लॉ के डायग्राम में आपने डायग्राम में देखा है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको दिख जाना चाहिए, तभी तो आप बायो सावर्ट लॉ को काम में ले पाओगे। ये वो करंट कैरिंग सेगमेंट है, स्मॉल फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट में है, वो ये रहा। एंड दिस इज R, दिस इज थीटा, ठीक है।
सारी चीज़ें वहाँ की यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। दिस इज करंट फ्लोइंग इन द वायर, ठीक है। करंट की आदत डालो, कैपिटल आई लिखा करो, स्मॉल आई बड़ा गंदा लगता है, ठीक है। बहुत सारी हैबिट्स हैं बच्चों, नोटेशंस की, लिखने की, डायग्राम बनाने की, ठीक है ना। डायग्राम बनाने की स्टाइल है, लेबलिंग की स्टाइल है, डायग्राम बनाने के बाद में लेबल करते हैं उसको, उसकी स्टाइल है, बहुत सारे तरीके। ओके, अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, ये तो यहाँ तो मैं बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सारी डिटेल मार्क कर दी। बायो सावर्ट लॉ के रिक्वायरमेंट तो हो गई पूरी। अब आपके डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ काय पे, पॉइंट एम पे आके फॉल हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बुक्स के अंदर स्मॉल डी भी गिवन होती है, मेरी इच्छा हो रही है ए शो करने की, ठीक है ना। मेरे को ए अच्छा लगता है, बुक्स में डी भी होती है। नोटेशंस की अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नोटेशन नहीं होनी चाहिए, ये चलता है, ठीक है। ये जो एंगल है मैं इसको फाई बोल देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस एंगल को मैं बोलता हूँ फाई, बराबर। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, और ये डिस्टेंस है एल, ठीक है। एम से लेकर के और फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस, यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम कर लो, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ कौन, जहाँ पे फ्रैक्शन है, जहाँ पे फ्रैक्शन सिचुएटेड है। पॉइंट एम से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस एल है। ये आपका ज्योमेट्री तैयार हो गई। अब आप स्टार्ट करेंगे, पहले तो लिखोगे dB, ठीक है। dB, ये B फॉर मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो D क्यों लगा रखा है, स्मॉल के लिए हमेशा dB लगाते हैं अपन लोग, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से है। तो dB का फॉर्मूला आप लिख लो, μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। आप ये मत सोचना कि हो गया काम, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अपने जस्ट बायो सावर्ट से बोला कि भैया फॉर्मूला उधार दे दे, बायो सावर्ट से अपने फॉर्मूला उधार लिया। अभी तो इस डायग्राम को विदा कर देते हैं। ये डायग्राम तो बायो सावर्ट फॉर्मूला लिखते टाइम अपने लिखा और ये देख लिया, सेटिस्फाई हो गए कि इस डायग्राम में जो चीज़ें शो कर रखी है वो अपने प्रेजेंट टॉपिक के डायग्राम में है कि नहीं है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। अब आपको इसको भैया कि तू तो जा। अब एक मैथमेटिक्स का एक परंपरा है, एक फंडा है, वो ये कि जब आपको फ्रैक्शन का वैल्यू पता है, dB क्या है, इस छोटे से फ्रैक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर, आपको पूरे वायर का निकालना है। जब आप छोटा सा फ्रैक्शन अवेलेबल हो, आपको टोटल निकालना हो, तो आप उस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू टोटल वैल्यू। ये आपके माइंड में एक सेट फंडा होना चाहिए। ये जो जरा सी बात है, दिखने में जरा सी है, लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेशन का पर्पस समाया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन का पर्पस है इसमें कि स्मॉल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल आ जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस, ठीक है। और आपको लगता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आप मेरे मैथमेटिक्स के नोट्स पढ़ो, मैथ्स का इंटीग्रेशन वाले नोट्स, और इंटीग्रेशन वाला जो वीडियो है वो देखो यूट्यूब पे जा करके, मतलब यहीं पे यूट्यूब पर ही, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, ये dB का वैल्यू इस इंटीग्रेशन नाम की मशीन में डाल दो, मशीन की तरह से डाल दिया। ये मशीन में आ गया। अब आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं कि कांस्टेंट चीज़ों को बाहर बिठा दो।
कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ गई। तुम मत करना ऐसे इरेज कर करके एग्ज़ाम में, है ना, नहीं तो आपके नंबर इरेज हो जाएंगे। ओके, कौन बाहर आ गया? जो कांस्टेंट थे, ठीक है। अंदर कौन रह गया? जो वेरिएबल थे। और आपको एहसास होना चाहिए कि ये वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है। क्यों? पूरे वायर में कितने फ्रैक्शंस हैं? बहुत सारे फ्रैक्शन, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा पहाड़ बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी पानी की टैंक है, वो छोटी छोटी बूंदों से मिलके बनी होती है, ये तो तय है। इस पूरे वायर में स्मॉल 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 खूब सारे फ्रैक्शन है। जब वो फ्रैक्शन ये वाला है तो आप समझते हो कि आर कुछ और है, जब वो फ्रैक्शन यहाँ पर है तो आर कुछ और है। आर का वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। थीटा भी उस हिसाब से अलग अलग होगा। ये सब आप माइंड में सोचो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि लेंथ अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो अलग अलग फ्रैक्शन के अलग अलग है, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस एम, पॉइंट एम से फ्रैक्शन की डिस्टेंस डिफरेंट होगी, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत सारे हैं। तो ये तीनों वेरिएबल्स हैं, अंदर रह गए। अब इंटीग्रेट कर दो, लेकिन इंटीग्रेशन का एक रूल है। क्या? एक छोटी सी बात है, सुनो। तो तुम ये कहोगे कि ये तो हमको मालूम है, काहे को बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि इसका तो इंटीग्रेशन आपने बड़े प्रेम से कर दिया, लेकिन यहां पर x की जगह y होता, जिसका इंटीग्रेशन होने जा रहा है वो x की जगह y की टर्म्स में होता, तब क्या? तब अलाउड ही नहीं है। अब क्या करें? दो रास्ते हैं, या तो x, मतलब रास्ता क्या है, आखिरी रास्ता ये कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ये सारे मसाला पूरा सेम होना चाहिए, x और y अलग अलग नहीं होने चाहिए, इन दोनों को सेम कर डालो, ठीक है। तो मोस्टली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि या तो इस x को y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, या y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, अल्टीमेटली दोनों सेम होने चाहिए। और तीसरा एक और तरीका है कि x और y दोनों को किसी तीसरे के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। या तो x y की बात मान जाए, या y x की बात मान ले, और दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं तो x और y जो भी वेरिएबल्स हैं वो किसी और ही टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फाइनली सेम होना चाहिए। वेरिएबल शुड बी सिंगल इन द फाइनल स्टेप। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल्स को मैं एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की डिमांड है। इंटीग्रेशन के इस एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल अलाउड नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। करना क्या है अपने को? इन तीनों को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। और कौन है वो? फाई। स्मॉल आर का रिश्ता फाई से, एल का रिश्ता फाई से बनाओ, थीटा का रिश्ता फाई से बनाओ। देखो जी, एल अपॉन ए क्या होता है? टेन थीटा होता है, टेन फाई होता है, ठीक है। थीटा क्यों नहीं? मैं तो एल का रिश्ता फाई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फाई को लिया है, ठीक है। फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एंगल के सामने वाली साइड कौन होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये कौन है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की पहचान क्या है? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन है? एल है, ये वाली लेंथ है एल इज परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाली साइड ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन फाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो तो आपको कि डिफरेंशिएशन तो आता ही नहीं है, तो रटना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन रटना पड़ेगा। dl अपॉन डी फाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू फाई, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल का डिफरेंशिएशन हुआ dl अपॉन डी फाई। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया,
ठीक है ना। y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, dy/dx, ठीक है। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx/dt, ठीक है। a क्या है, कांस्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन का रूल है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाइड में है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाइड रहती है। tan का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आएगा पंगा, सेक स्क्वायर 5 होता है। तो तुम कहोगे ये कहाँ से आ गया, रट लो, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला की लिस्ट में जाके देख लो कि tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है। आपका एक काम हो गया, मालूम है क्या काम हो गया, आप सॉरी dl इक्वल टू a सेक स्क्वायर 5 d5, ये d5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एक टास्क पूरा हो गया। क्या, dl को आपने 5 में कन्वर्ट कर लिया, dl का वैल्यू 5 के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, अब पकड़ते हैं r को। इस ट्राइंगल में r कौन है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक। r इक्वल टू आ गया a सेक 5, दूसरा टास्क पूरा हुआ। तीसरा टास्क कौन बच गया, साइन थीटा। थीटा का 5 से क्या रिश्ता है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180। थीटा प्लस 5 प्लस 90, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 90, तीनों का सम हो गया, सॉरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, हो गया 180। वहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल लो, थीटा वैल्यू हो गया 90 माइनस 5, ठीक है। लेकिन आपको तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकालो ना। साइन थीटा क्या आएगा, साइन 90 माइनस 5, थीटा का वैल्यू 90 माइनस 5 रख दिया। अब साइन 90 माइनस 5 क्या होता है, वो होता है कॉस 5। तुम कहोगे ऐसा क्यों होता है, अगेन ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को अच्छे बच्चे कहाँ जाके पढ़ते हैं, मैथ्स के नोट्स में और मैथ्स के वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में जाके देख लो, ये होता है कॉस 5, ठीक है। फाइनल सुनो, ये सूख गया, वन 2 3, ये 3 बंदे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी वैल्यू आपने कन्वर्ट कर ली 5 में, ये बड़ी बात हो गई, आपका बड़ा काम हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, dl का वैल्यू a सेक स्क्वायर 5 d5, ये dl का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू cos 5, r का वैल्यू a सेक स्क्वायर, सॉरी r का वैल्यू a सेक 5 स्क्वायर। ये अपन ने सारा माल तैयार किया और मशीन में डाल दिया, मशीन का नाम है इंटीग्रेशन, मशीन में डाल दिया। आगे बढ़ो, सॉल्व करें। सेक स्क्वायर खत्म, फाइनल बोलो जो बच गए, d5 कॉस, सेक स्क्वायर खत्म, ये a स्क्वायर और ये a, सारा मसाला सूख करके कितना सा आ गया। अब आप बड़े आराम से
सब कुछ कन्वर्ट होके फाई में कन्वर्ट हो गया, वो आपस में कैंसिल हो गए, कुछ बच गया, जो भी कुछ ये फाइनली आ गया। कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। म्यू आई अपॉन 4 पाई ए, ये हो गया। इंटीग्रेशन हो चुका। इंटीग्रेशन के तुरंत बाद आपको याद आती है लिमिट्स की, लिमिट पुट करनी है, ठीक है, तुरंत बाद याद आती है। लिमिट किसकी? हमेशा लिमिट इसकी हुआ करती है जो डी के साथ चिपका हुआ है, और उसमें तो 2-3 है नहीं, ठीक है ना, फाई एक है। फाई की लिमिट्स हैं। फाई की लिमिट, पहली बात तो देखो जरा, फाई के एंगल को देखो, फाई एंगल किधर है, ये रहा, ठीक है। लिमिट का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीम वैल्यूज़। लिमिट एक पॉपुलर वर्ड हो गया इसलिए जबान पे चढ़ गया। लिमिट का मीनिंग होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फाई। एक्सट्रीम का मतलब कि जब ये डीएल है, ये डीएल जब इधर एक्सट्रीम पे चला जाए, कहाँ पे, बी पर, जब डीएल होता बी पर तो फाई का वैल्यू होता कितना, डायग्राम में देखो, जब ये जो डीएल है सपोज पॉइंट बी पर होता तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल यूं करके इतना बड़ा होता। तो आप इस बात को समझो कि ये एंगल होता कितना, फाई 1, दिस इज फाई 1। और ये जो डीएल है ये यहाँ पे सब जगह पर है, उस एक्सट्रीम पर होता तो फाई का वैल्यू होता फाई 2, ठीक है, ये बात। तो फाई के लिमिटिंग वैल्यूज हैं फाई 1 एंड फाई 2। ठीक है, ये बात। आगे बढ़े, लिमिट पुट करते हैं अब, ठीक है ना। तो लिमिट को ऐसे मत मान लेना चाहिए कि ठीक है होगी लिमिट होगी तो, ठीक है ना, इनिशियल फाइनल कुछ भी होगी, नहीं। आपको उस टॉपिक में डायग्राम में वगैरह में जाकर के देखना चाहिए कि भाई ये लिमिट में एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्यों हैं, कैसे हिसाब से हैं, ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करने में कोई ज़्यादा जोरदार बात नहीं है। साइन फाई 2 साइन फाई 1, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आया, ये इंटीग्रेशन की प्रक्रिया का ही पार्ट है, इसमें अपना कोई हाथ नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, साइन लगाते हैं, माइनस साइन आता है। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ठीक है। साइन था तो साइन आ गया, कोस होता तो कोस आ जाएगा, जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। एक छोटी सी बात, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे फाई को माइनस साइन लगा करके लिखा करते हैं फाई 1 के ऊपर, क्योंकि फाई 1 नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ वाले एंगल को नेगेटिव साइन बना के लिखा करते हैं, लगा के लिखा करते हैं। वो माइनस साइन बाहर आकर के इसको प्लस कर देता है और फिर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस दिखाई देगा। मोस्टली बुक्स के अंदर ऐसा होता है, मैं इसको गलत मानता हूँ, अभी बता दूंगा गलत क्यों है। आगे बढ़ते जाओ, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, ठीक है। ये गलत क्यों है मैं बताऊँगा, ठीक है। गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रॉन्ग हो जाता है। ऐसा अपन लोग पहले से कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये भी नीचे की तरफ होगा, ये भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें स्पेशल केसेस में आया करती है, डेरिवेशन के मेन पार्ट में, मेन बॉडी में नहीं आया करती है। खैर कोई बात नहीं, बुक्स के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाई 1 को माइनस बोला क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ वाले एंगल को प्लस बोला, ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। जब फाई 1 माइनस होगा तो यहाँ का माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आपके बुक्स में देखते हो तो यहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है, अपने नोट्स में तो भैया माइनस ही है, ठीक है। इस बात को देखो। आगे बात करेंगे, अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं। इस डेरिवेशन को मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूला आपके सामने है, b =
म्यू आई 4 पाई ए साइन फाई 2 साइन फाई 1। ये फॉर्मूला आपके सामने है। स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस में सपोज ये पॉइंट ए और दूर होता, वायर और लंबा होता, तो आप इमेजिन करो कि वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी तो पॉइंट ए और ऊपर और ऊपर और ऊपर होता जाएगा, वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो पॉइंट ए को मैं यहाँ बना रहा हूँ, पॉइंट ए को थोड़ा ऊंचा ले लिया तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल फाई 2 क्या हो गया, अब की बार फाई 2 और बड़ा हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, फाई 2 इंक्रीज हो गया, पॉइंट ए और चला गया थोड़ा सा तो फाई 2 और इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट ए इनफाइनाइट में चला गया तो फाई 2 इंक्रीज होते 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 जब पॉइंट ए पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे तो फाई 2 विल अप्रोच एट 90 डिग्री। फॉर्मूला तैयार है वैल्यू पुट करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये वायर इस तरफ से इनफाइनाइट पर हो जाए, ऊपर की तरफ, पॉइंट ए की तरफ इनफाइनाइट लंबाई में चला गया, इनफाइनाइट लॉन्ग हो गया, तो फाई 2 पहुँच जाएगा +90 पे। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ भी स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, आपको अपने आप भी समझना पड़ेगा। और सपोज ये जो पॉइंट ए है ये भी नीचे जाते 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 इनफाइनाइट पे चला गया तो फाई 1 वाला एंगल भी 90 पे चला जाएगा, लेकिन नीचे वाला एंगल को आप बोलोगे -90। बस मैं तो इतना सा ही कह रहा हूँ कि आप जब इस फॉर्मूले को यूज़ करो तब फाई 1 फाई 2 की वैल्यू पुट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू। आप पहले से थोड़ी पुट करते हो, ये गलत बात लगती है बुक की कि बुक में पहले से ही फाई 1 को नेगेटिव एज्यूम कर लिया, जो कि गलत है, ठीक है ना। स्पेशल केसेस में करना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुक भी बहुत अच्छी है। अब आप इसको सॉल्व करो, आपके हवाले है, मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। दोबारा रिपीट करूं, ऊपर वाला एंगल +90, नीचे वाला एंगल, ये एंगल माइनस क्यों आया, नीचे होने की वजह से। तो पॉइंट बी जो है ना नीचे 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 होता जाएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट बी और दूर हो गया तो आप समझ रहे हो कि ये वाला एंगल और बढ़ गया, बढ़ते 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 ये पहुंच जाएगा 90 पे, ठीक है। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल नीचे की तरफ है। आप ये मत करना कि तो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, सुनो अभी देखो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाता है, उस माइनस को प्लस का कर देगा। उसके बाद क्या होगा, 1 + 1 2, और 2 इस 4 को खा जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा, μ0I/2 पाई a। ये सब आप अपने हाथ से पेन चला के करोगे तब काम बनेगा, ठीक है ना। मैं सारे नोट्स को यहाँ पर छाप दूँ, उससे कुछ नहीं होगा, आपको खुद को भी करना चाहिए। 1 + 1 2 और 4 2 हो गया। आगे नेक्स्ट केस क्या कि पॉइंट ए तो है सपोज इनफाइनाइट पे, लेकिन पॉइंट बी जो है ना वो तो यहाँ पर है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सपोज पॉइंट बी पॉइंट एम पे पहुँच गया, मतलब वायर कैसा है, ऐसा सेमी इनफाइनाइट कह सकते हो इसको, आधा इनफाइनाइट, बाकी का आधा वायर कहाँ है ही नहीं। तो आप सोचो कि
ये एंगल कौन है, फाई 2। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट बी पास में आता जा रहा है किसके, पॉइंट एम के, और पूरा एम पर पहुँच गया। तो जब ये पॉइंट बी चलता 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 एम पर आ रहा है तो ये एंगल कम होता 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 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये वाला एंगल 0 हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए फाई 1 का वैल्यू 90 और फाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 1 + 0 1 आएगा और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और कोई स्पेशल केस है तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल के जैसा एक स्पेशल केस ले लेते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। देयर इज ए लूप। लूप का मतलब होता है एक कॉपर के वायर का, यानी कंडक्टर वायर का बना हुआ कुछ भी इस तरह का राउंड लूप। वो सर्कुलर भी हो सकता है और इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। अभी तो स्क्वायर शेप का है। इसका साइड की लेंथ कितनी है, a है। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। आप ये नहीं कहना कि इसमें सेल तो है ही नहीं, कोई जादू है क्या। सेल को शो नहीं किया, होगा सेल भी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है सेल भी। एक करंट कैरिंग लूप है, स्क्वायर शेप का है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है, सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, पॉइंट पी पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी एक जो साइड है, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लो, चारों का सेम आएगा। फिर बाद में डिसीजन ले लेंगे। मान लो इस वाली साइड का इस वाली साइड का अपोजिट होगा डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो फिर और भी मज़ा है। ठीक है ना, आगे पहले ही बता देता हूँ कि चारों साइड का मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा, ये तो आप जानते हो। डायरेक्शन में भी सेम होगा तो आपको 4 टाइम्स कर देना, इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से पहले सीन क्रिएट किया। ठीक है, मैं इसको x बोल देता हूं तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू μi/4πa sin phi 2 minus sin phi 1। दिस इज योर फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, और आप ये वाली साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हो। ठीक है, तीन ही वैल्यू डालनी है इसमें, बाकी टेंशन करनी नहीं है। तो ये क्या है, उस डायग्राम में जाके देखो, डायग्राम में जाके देखो ये क्या है। जिस डायग्राम में ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला पैदा हुआ, उसके डेरिवेशन में जाके देखो ये क्या है, a। ठीक है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर। वहाँ जो a है, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में वो a का वैल्यू कितना है, x/2 है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ये x है तो ये कितना हो गया, x/2 है, यानी a का वैल्यू x/2 है। आप ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में परफेक्ट हो जाते हो तो छोटी मोटी गलतियाँ, मिस्टेक्स आपसे रह जाएंगी, आपसे होने से रह जाएंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में phi 2, ये phi 2 है, ये phi 1 है, और ज्योमेट्री के हिसाब से देखो तो ये 45, ये भी 45, लेकिन ये +45,
और दूसरा वाला -45। तो मैं तो हमेशा आपको याद दिलाऊंगा ये बात क्या कि आप वैल्यू पुट करते टाइम साइन का ध्यान रखो। डेरिवेशन में थोड़ी साइन घुसाते हैं अपन लोग, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते टाइम एंगल ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, एंगल नीचे की तरफ है नेगेटिव, ऊपर वाला +45, नीचे वाला -45, ठीक है ये बात। उसके बाद में कैलकुलेशन आप खुद करोगे। ये क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल साइड, ये वाले एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब आप ये कंफर्म तो कर लो कि सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी और वो ऐड होंगे, यानी कि जस्ट इसको 4 टाइम्स करना है, पर कंफर्म तो कर लो, करो। ये कौन है, करंट की डायरेक्शन। सबसे पहले ये पूरा कौन है, राइट हैंड थंब रूल। ये कौन है, करंट की डायरेक्शन। किधर रखूं, करंट की तरफ रखोगे। फिंगर टिप्स को किधर रखोगे, उस पॉइंट की तरफ रखोगे फिंगर टिप्स को। फिंगर टिप्स समझते हो ना, ये फिंगर टिप्स को कहाँ रखोगे, उस पॉइंट पे रखोगे या पॉइंट की तरफ रखोगे जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है। ये चीज़ मिस हो जाती है बच्चों। आप लोग फिंगर टिप्स को जो है ना भगवान भरोसे कहीं भी टिका देते हो और कहते हो कि देखो इधर है, देखो उधर है, ऐसा ये गलत बात है, ठीक है। फिंगर टिप्स को कहाँ रखोगे, जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है उसकी तरफ रखोगे। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे कर दिया, ये थोड़ी मेरी फिंगर टिप्स कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, आपको रखना है पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब करेक्ट है, थंब किधर है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इधर, यूं 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 ऐसे है करंट की डायरेक्शन, तो थंब की डायरेक्शन रखनी है करंट की तरफ और फिंगर टिप्स को पॉइंट P की तरफ रखने हैं। मेरे फिंगर टिप्स किधर आ रहे हैं, आउटसाइड आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आउटसाइड फ्रॉम द बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है। ये बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और ऊपर वाली साइड ये आ जाओ, ठीक है। ये कौन है, करंट, और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। किधर है, आउटसाइड है, ये, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड मेरे फिंगर टिप्स किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रही है। चारों के आउटसाइड ऐड होंगी, एक साइड की निकाल ली, 4 टाइम्स कर दो, पूरे लूप की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओल्यो, इसको इरेज नहीं करना था। बच्चों इसमें आपको सारा डेटा मैंने लिखा नहीं, गिवन है पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने शो करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है एंगल्स। मेरा ध्यान केवल आपको बच्चों φ1 φ2 एंगल्स की वैल्यू बताने में है। यहाँ पे φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी है, 60 और 45। यहाँ पे φ1 φ2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी कहोगे आप 60 और 45 है, ठीक है। जो भी डायग्राम के डिसिप्लिन के हिसाब से जो भी φ1 φ2 की एंगल होती है, किस किस के बीच में होता है φ1 φ2, परपेंडिकुलर और ये जो
इसके एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रही है वो φ1 φ2 होती है। दोनों डायग्रामों में φ1 और φ2 की वैल्यू 45 और 60 आ रही है, लेकिन नहीं, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ध्यान से देखो, b = μi/4πa sin माइनस साइन, b = μi/4πa साइन वैल्यू तो लिख दी मैंने। मेरा ध्यान केवल φ1 φ2 की वैल्यू पे ध्यान दिलाना है, बाकियों पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। करंट दोनों में सेम है, दोनों का कोई खास बात नहीं। सारे मार्कर सूख गए। देखो बच्चों, इसमें 60 यानी कि φ2 की वैल्यू +60 आएगी, φ1 की वैल्यू -45 आएगी। क्यों? जो ऊपर वाला एंगल है पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। +60 -45, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन से दोनों एंगल ऊपर की तरफ हैं, बोथ एंगल विल बी पुट एज पॉजिटिव। +60 +45, +60 एंड +45, तो क्या होगा? क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू पुट करते टाइम ± साइन यूज़ करो, फॉर्मूला में नहीं। यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मूला में यहाँ तो साइन माइनस ही रहेगा। ये दोनों क्वेश्चंस को आप वर्कशीट के अंदर ढूंढ लेना और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में अपन लोग बाय बाय करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक में मिलेंगे सर्कुलर लूप के लिए, मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय। और एक और काम, बात याद रखो, आप जब भी इस वीडियो को अटेंड करने बैठते हो, आपके हाथ में मेरे नोट्स होने चाहिए। नोट्स मिलेंगे आपको गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव का एड्रेस माने कि लिंक कहाँ पर है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक और बात कि ये वीडियो को फैलाओ, अपने दोस्तों को दो, इसको क्या बोलते हैं, उसको सब्सक्राइब करवाओ उसको, और शेयर करो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलो, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।